नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि परीक्षा होने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आवश्यक है कि अच्छी तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करी जाए। इस प्रैक्टिस सेशन में आपके सामान्य ज्ञान से ही संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो आपके 51 नंबर से शुरू होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। एक तरफ आपको स्थान का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उस स्थान पर पाए गए साक्ष्य। तो आपको सुमेलित करना है कि किस स्थान पर कौन सा साक्ष्य पाया गया है। इसमें देखेंगे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में जो पाया गया है वो है ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ को स्नानागार भी लिखा हुआ कहीं कहीं पर मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, स्नानागार। ठीक है, ज़्यादातर स्नानागार ही मिलता है लिखा हुआ। तो ग्रेट बाथ मतलब जो आपका स्नानागार है। दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा में क्या पाया गया है, तो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मतलब पुजारी की प्रतिमा होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुजारी की प्रतिमा। तो पुजारी की प्रतिमा। ठीक है, अगला क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा में आपका क्या पाया गया है, हल के चिन्ह। तो ये तो पहले से ही सुमेलित है। अगला है लोथल। तो लोथल में पत्तन नगर। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो देखेंगे ए का जो है चौथा यानी ए का 4, और ऐसा एक ही ऑप्शन है यानी ए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, स्नानागार मिला है। और बी का पहला है हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और सी है कालीबंगा। कालीबंगा से आपको हल के चिन्ह मिले हैं और लोथल से पत्तन नगर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हृणक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। आपको बताना है जो अजात शत्रु था, हृणक वंश का शासक, वो किसका पुत्र था। ए ऑप्शन है अनिरुद्ध, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है बिंबिसार, डी ऑप्शन है नागदशक। तो यहाँ पर जो 52 नंबर का प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, जो अजात शत्रु है वो किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अजात शत्रु है वो 492 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब, 492 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद शासक गद्दी पर बैठा था। कब, 492 ईसा पूर्व में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। आपको बताना है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। यानी चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दिल्ली सल्तनत का, ये जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली सल्तनत का शासन था, और इसका जो शासनकाल था इल्तुतमिश का वो 1210 से लेकर के 1236। ठीक है, इसके बाद में रजिया बेगम जो है सुल्तान बनी थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी, बी ऑप्शन है ग्राम पंचायत का मुखिया, सी ऑप्शन है भूमि अभिहस्तांकन से जिसे इक्ता कहा जाता था। ठीक है, पहले इक्ता प्रणाली चलती थी सल्तनत काल में। अब यहाँ पर सी ऑप्शन है भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक, और डी ऑप्शन है ग्राम समुदाय का प्रमुख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भूमि अभिहस्तांकन का धारक, यानी जिसे हम क्या कहते थे, इक्ता। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर मुक्ति शब्द दिया हुआ है, मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था, भूमि हस्तांकन। ठीक है, जिसे इक्ता कहा जाता था, यही आपका जो मुक्ति शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इक्ता किससे संबंधित है, तो मुक्ति उस शासनकाल में, उस पीरियड में यूज होता था। ठीक है, इक्ता के लिए।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उस विभाजन का जिम्मेदार कौन था। ए ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था। तब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्नल थे, वायसराय सॉरी। तो वायसराय उस समय के कौन थे, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था। और ऐसा इसलिए किया था ताकि मतलब जैसे फूट डालो और राज करो, यह नीति अपना करके इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, जिसका विरोध भी बहुत हुआ था और बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है 1917 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आपको बताना है 1917 में किसने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है S.A. डांगे, बी ऑप्शन है S.V. घाटे, सी ऑप्शन है M.N. रॉय, डी ऑप्शन है मोहम्मद अली। तो 56वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय मतलब इनका फुल फॉर्म होगा इसका M.N. रॉय का मानवेंद्र नाथ। ठीक है, आपको पूरा नाम भी दे सकते हैं, तो मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा दी गई थी। आपको बताना है इसमें से कौन थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण। ए ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन है शिवराम हरी राजगुरु और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अशफाक उल्ला खां। इनको फांसी दी गई थी 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण। और इन्हीं के साथ साथ अन्य भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह, इन लोगों को फांसी दी गई थी 1927 में। ठीक है, डकैती में शामिल होने के लिए ये जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को रिक्त स्थान है दिवस मनाया जाता है, यानी 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है यह बताना है आपको। ए ऑप्शन है विद्रोह दिवस, बी ऑप्शन है शहीद दिवस, सी ऑप्शन है विरोध दिवस, अच्छा ये विद्रोह दिवस है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन शहीद दिवस, सी ऑप्शन विरोध दिवस और डी ऑप्शन श्रद्धांजलि दिवस। तो यहाँ पर 58 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 23 मार्च को क्रांतिकारी जो भगत सिंह थे, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। ए है ज्ञान और धर्म, बी है सच्चाई और अहिंसा, सी है सच्चाई और उदारता और डी है आपका मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो यहाँ पर गांधी जी का जो सत्याग्रह के लिए जुड़ाव है तो वो किन लोगों से है, मतलब किससे है, तो आपको ऑप्शन में से एक सही उत्तर चुनना है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सच्चाई और अहिंसा। आप देखेंगे कि जो गांधी जी थे इन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए हैं वो अहिंसक रूप से किए हैं, मतलब कोई भी हिंसा, और यदि किसी में हिंसा जैसे हो गई थी, वो जो आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसके बाद में जो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो चौरी चौरा नामक हत्याकांड हो जाता है, तो उसके बाद में अपना सत्याग्रह वापस भी ले लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो जहाँ भी अहिंसा को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जहाँ भी अहिंसा होगा तो उसके लिए गांधी जी के लिए सही माना जाएगा। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में आप देखेंगे बी को छोड़ करके किसी भी ऑप्शन में अहिंसा नहीं है, तो यही बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सच्चाई और अहिंसा। ठीक है, इससे ज़्यादा जुड़ाव था गांधी जी का। जितने भी सत्याग्रह हुए हैं तो वो इसका ज़्यादा पालन हुआ है, सच्चाई और अहिंसा का। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। ए ऑप्शन है हंटर समिति, बी ऑप्शन है खिलाफत
समिति, सी ऑप्शन है सार्जेंट समिति और डी ऑप्शन है सप्रू समिति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खिलाफत समिति। 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति बनाई गई थी, ठीक है। और यह जो खिलाफत समिति है इसको अली बंधुओं इसमें मुख्य थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। और इसमें शामिल कौन कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी, ठीक है। इन सभी लोगों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ठीक, 1919 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको बताना है नहीं, यानी जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका असम सही हो जाएगा, यानी असम से जो आपकी कर्क रेखा है वो होकर नहीं गुजरती है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मतलब बीच से होकर गुजरती है, मध्य से, और यह कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 8 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें राजस्थान आता है, गुजरात आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में भी है आपके, और फिर झारखंड भी आपके ऑप्शन में है, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भी है, और बाद में मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है जहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो असम से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। कुल 8 राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी असम से होकर नहीं गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को यहाँ पर कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यह बताना। ऑप्शन है इसके लिए, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? ठीक है, युमथांग। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम में स्थित है युमथांग, ठीक है, युमथांग आपका सिक्किम में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं, ठीक है। जो आपकी यह घाटी है युमथांग, या पर्वतों से चारों ओर से घिरी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1972 में रिक्त स्थान है ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया था, जो प्रत्येक पोशी यानी ट्रॉफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों यानी जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आर्थर टैंसली, बी ऑप्शन है अर्नेस्ट हेकल, सी ऑप्शन है यूनिज ओडम, डी ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन। तो यहाँ पर 64 प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही है, यानी चार्ल्स एल्टन ने 1972 में संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया था, जो प्रत्येक पोशी स्तर में मौजूद व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? यहाँ पर ए ऑप्शन है ओपेक, बी ऑप्शन है गैट्स, सी ऑप्शन है CITES और डी ऑप्शन है ब्रिक्स। तो आपको उस अंतर्राष्ट्रीय समझौता बताना है कि किसके किसके बीच है। तो यहाँ पर ये 65 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी CITES में सम्मिलित जो देश हैं या इनकी जो सरकारें हैं इनके मध्य में यह समझौता हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, CITES
देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किगाली समझौता यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा संशोधन है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, किगाली समझौता बोलते हैं। यहाँ पर जो 66 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी 8वां संशोधन है आपका किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक, और ये जो किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो किगाली समझौता हुआ था, इसके तहत 170 देशों ने 170 से भी अधिक देश थे जिन्होंने जो है 2016 में 2016 में रवांडा के किगाली में ग्रीन हाउस गैस, जो भी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका उपयोग और उत्पादन में 2045 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए सहमत हुए थे। तो कितने देश? लगभग 170 से भी ज़्यादा देश थे। और यह समझौता जो है किगाली समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? अब इसमें 2016 को, ठीक है, रवांडा के किगाली में हुआ था, इसलिए इसको किगाली समझौता बोलते हैं। और 2045 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि इसको लक्ष्य रखा है 2045 तक इसको कम करने के लिए सहमत हुए। अगला प्रश्न है कारिंगली पुंज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? आपको जो आर्द्रभूमि है वो बताना है कि कारिंगली पुंज किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है। केरल में स्थित है कारिंगली पुंज आर्द्रभूमि, ठीक है, ये केरल में स्थित है। और इसमें ये जो आर्द्रभूमि है यहाँ पर है कारिंगली पुंज जो आर्द्रभूमि है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? हंस के लिए, ठीक है, यहाँ पर हंस पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पहला दिया हुआ है पश्चिमी घाट, दूसरा दिया हुआ उत्तर पूर्व भारत, और तीसरा दिया हुआ है सुंडालैंड्स। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन है केवल एक, सी ऑप्शन केवल दो, और डी ऑप्शन है 1 और 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंडालैंड्स, ये तीनों ही क्या हैं? प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको। ए ऑप्शन है 1984, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1988 और डी ऑप्शन है 1997। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1992 में, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी 1992 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर लागू किया गया पूछा है। ए ऑप्शन है 1974, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1973। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और यदि इससे संबंधित आपसे संशोधन पूछा जाए तो संशोधन भी इससे संबंधित एक आया था, जो कब आया था? 2003 में आया था, ठीक है, 2003 में इससे संबंधित एक संशोधन भी आया था और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या है? आपका सी बिल्कुल सही है, 1992 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ए ऑप्शन है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, बी ऑप्शन है बाला साहेब गंगाधर खेर और सी ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ठीक है।
प्रेम बिहारी रायजादा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? पहली बार भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1946, सी ऑप्शन 1949 और डी ऑप्शन 1948। यहाँ पर 72 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही है। 1946 में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, पहली बार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था और यह चुनाव 296, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 296 सदस्य के लिए हुआ था, जिसमें कांग्रेस की 208 सदस्य थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग के 73 थे, यानी 73 सीटें हुई थी। ठीक, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे जो स्थायी सदस्य था वो कौन था, अस्थायी सदस्य कौन था, दूसरी बैठक और पहली बैठक। तो ये सारे जो आपके पहले वीडियो पढ़ चुके हैं उनमें भी इसकी जानकारी दी गई, तो उनको ज़रूर विजिट करें, आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है भाग 4, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 10 और डी ऑप्शन है भाग 3। यहाँ पर लिखा है कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, जिसमें नागरिकों के लिए कर्तव्य बताए गए हैं वो कौन सा भाग है? तो यहाँ पर भाग ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भाग चौथे का ए, ठीक है, चौथे का ए या चौथे का आ, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है? नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक, आपके नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं। और इसमें मतलब जैसे कि आपसे यहाँ पर भाग पूछ लिया तो 4 याद आ गया, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है तो 51A, ठीक है, 51A आपका अनुच्छेद है और भाग 4A है। ठीक, जहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका भाग 4A है और 51A अनुच्छेद है जो आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 384, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 361 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 396। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 361। ठीक है, अनुच्छेद 361 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 361 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? आपके लिए ए ऑप्शन है अनुच्छेद 28, बी ऑप्शन अनुच्छेद 36, सी ऑप्शन अनुच्छेद 30 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 30 में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन राज्य सरकार और सी ऑप्शन भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें अनुच्छेद 42 आता है जिसके अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किया गया है। किसमें? डी ऑप्शन, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो जब
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब भी हमारे लिए पहली बार कानून बनाए गए थे, तो हमारे पास उतने सारे संसाधन नहीं थे कि सारी चीज़ें फुलफ़िल करी जा सकें। लेकिन जो राज्य के भले के लिए ज़रूरी था, ऐसी चीज़ों को उसी वक़्त लिख दिया गया था, मतलब संविधान में, कि क्या-क्या चीज़ें आवश्यक हैं हमारे लिए, किंतु वहाँ पर संसाधनों की कमी के कारण वो उपयोग मतलब नहीं लागू हो पाई थी, तो उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया था कि इन फ्यूचर जब भी हमारे पास उसके लिए संसाधन हो जाएंगे या हम उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास उतना फंड आ जाएगा, तो हम वो सारी चीज़ें भी, वो कानून भी लागू कर देंगे या वो सुविधाएं भी देने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो मातृत्व राहत का प्रावधान किया गया है, तो यह पहले नहीं था लेकिन अब लागू हो गया है। तो मातृत्व राहत के लिए यहाँ पर आपको जो अवकाश दिया जाता है इससे संबंधित, तो वो अब दिया जाने लगा। पहले इस चीज़ की व्यवस्था कानून में लिखा था, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि हमारे पास उपयुक्त संसाधन नहीं थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यहाँ पर बताना है 2 सदनों वाली, ठीक है, निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी भारत में? ए ऑप्शन है 1953, बी ऑप्शन है 1952 और सी ऑप्शन है 1954, डी ऑप्शन है 1955। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही है, यानी 1952 में भारत में पहली बार 2 सदनों वाली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। कब? 1952 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। या जो 1952 में जो आम चुनाव आपके हुए थे उसी के बाद में आया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ए ऑप्शन है सुषमा स्वराज, बी ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा और सी ऑप्शन है मीरा कुमार और आपका डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी मीरा कुमार। ठीक, मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। कौन? मीरा कुमार, ध्यान रखेंगे इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, आपको वह प्रतिशत बताना है, से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना प्रतिशत, मतलब जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कितने बराबर होगी, कितनों से अधिक नहीं होगी। तो ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 2% और डी ऑप्शन है 5%। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यही प्रश्न यदि केंद्र में आ जाता है, ठीक है, यही प्रश्न अगर केंद्र में आ जाएगा तो आपका 15% सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद में पूछा है तो आपका 10% सही हो जाएगा। ठीक है, 10% से अधिक नहीं होगी, और केंद्र में पूछता है तो 15%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया था? आपको वह अनुच्छेद बताना है। ए ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 348, बी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 348 और ए ऑप्शन है अनुच्छेद 348(2), बी ऑप्शन है अनुच्छेद 48(3), सी ऑप्शन है अनुच्छेद 343(3) और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 343(2). तो यहाँ पर 80 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 343(3) में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 343(3) के तहत यह अधिकार दिया गया है
कि 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का किसने कहा है, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 343(3) में कहा गया है। ठीक है, या आपको सी भी लिखा मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ठीक है, आपको एसआई यूनिट बताना है दाब की। तो ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है पास्कल, सी ऑप्शन है कैंडेला और डी ऑप्शन है केल्विन। तो यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही है, पास्कल। ठीक है, दाब का जो एसआई यूनिट है, दाब मापने के लिए जो एसआई यूनिट प्रयोग में लाई जाती है वो क्या है, पास्कल। और यहाँ पर देखेंगे एम्पियर, एम्पियर जो है वो किसकी है, विद्युत धारा की है। और यहाँ जो कैंडेला है, कैंडेला किसकी है, ज्योति तीव्रता की। और केल्विन, केल्विन किसकी है, ताप की। ठीक है, केल्विन आपका ताप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है फेदोमीटर, बी ऑप्शन है मैनोमीटर और सी ऑप्शन है सेलिनोमीटर और डी ऑप्शन है पायरोमीटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पायरोमीटर। ठीक है, बहुत उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। आपको नहीं है बताना है कि कौन सी अदिश राशि नहीं है। ए ऑप्शन तापमान, बी ऑप्शन आयतन, सी ऑप्शन समय और डी ऑप्शन बलाघूर्ण। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बलाघूर्ण। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर तापमान, आयतन और समय ये तीनों कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है, और ये जो बलाघूर्ण है ये कैसी राशि है, ये आपकी सदिश है। ठीक, और आपसे यहाँ पर पूछा है अदिश कौन सी नहीं है। अब जब नहीं है तो वो सदिश होगी, तो ये बलाघूर्ण है जो सदिश है, अदिश नहीं है। ठीक, बाकी सब आपके अदिश हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। ब्रेक लगता है तो जब वाहन रुक जाता है तो वो किस बल के कारण रुकता है, आपको वह बल बताना है। ए ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, बी ऑप्शन है वांडरवॉल्स बल और सी ऑप्शन है घर्षण बल और डी ऑप्शन है सहसंयोजक बल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही है, यानी घर्षण बल के कारण ब्रेक लगाने पर वाहन रुकता है। ठीक है, घर्षण बल के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान में वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं। आपको तापमान में वह पाठ्यांक बताना है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, यानी फ़ारेनहाइट जो होता है वो भी जहां पर समान हो और सेल्सियस दोनों बराबर हो तो वह तापमान का पाठ्यांक का है, क्या है। ए ऑप्शन है 40 डिग्री और बी ऑप्शन है -40 डिग्री और सी ऑप्शन है -34 डिग्री और डी ऑप्शन है -140 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही है, यानी -40 डिग्री। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, -40 डिग्री। दोनों पक्षों का समान आता है, दोनों पक्षों में सेल्सियस मतलब समान पैमाने होते हैं यहाँ पर -40 डिग्री पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है। आपसे इसमें से अधातु पूछा है। ए ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही है। अधातु कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान है के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ऐसा बताना है जहाँ पर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ए ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है कार्बन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसका जो केंद्रक होता है हाइड्रोजन के केंद्रक में जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं में केंद्रक न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन में परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और हाइड्रोजन में अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग, रिक्त स्थान है, आपको बताना है अभिक्रिया के कारण लगता है। किस अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग लगता है। ए ऑप्शन है
उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण और डी ऑप्शन है रेडॉक्स। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रेडॉक्स सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के तहत। यानी यहाँ पर नमी या जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति से रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, लोहे की जो वस्तुएं होते हैं उसकी ऊपरी सतह पर एक जो है लाल या भूरे रंग की परत लगती है जिसे क्या कहते हैं, जंग। ठीक है, जंग लगता है लोहे पर, रेडॉक्स यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन सोडियम एसीटेट, बी ऑप्शन है सोडियम टार्ट्रेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि। ए ऑप्शन है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, बी ऑप्शन क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, सी ऑप्शन क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान बहुत अधिक होता है, डी ऑप्शन क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ आर्निथ्रोलॉजी किससे संबंधित है। आपको आर्निथ्रोलॉजी का संबंध बताना है किसके साथ है। ए ऑप्शन है मछली के अध्ययन से, बी ऑप्शन है सरीसृपों के और उभयचरों के अध्ययन से, सी ऑप्शन है कीटों के अध्ययन से और डी ऑप्शन है पक्षियों के अध्ययन से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, पक्षियों के अध्ययन से अर्निथोलॉजी संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मछलियों का जो अध्ययन है यह संबंधित है इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी यहाँ पर आपका मछलियों से संबंधित हो जाएगा। और अगला है सरीसृपों और उभयचरों से संबंधित है, तो ये हर्पेटोलॉजी होता है। और कीटों से जो संबंधित होता है ये एंटोमोलॉजी होता है। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न में आपको बताना है, सुमेलित करना है। यहाँ आपको स्तंभ ये ए और स्तंभ बी में बांटा गया है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका कोशिका का पावर है, ठीक है, जो आपका कोशिका का पावर है, तो कोशिका का पावर किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दूसरा है एक कोशिका की रसोई, एक कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, तो ये प्लास्टिड हो जाएगा आपका। ठीक, एक कोशिका की रसोई। और दूसरा के अगला क्या है, एक कोशिका के आत्मघाती बैग। आत्मघाती बैग किसको बोलते हैं, तो ये लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती बैग। अगला है एक कोशिका का मस्तिष्क, तो मस्तिष्क किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप पहले का बी, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप दूसरे का ए दिया हुआ है, हाँ दूसरे का ए, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पादपों में जल परिवहन, पादपों में जल परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। ए ऑप्शन जाइलम, बी ऑप्शन फ्लोएम, सी ऑप्शन रंध्र, डी ऑप्शन रोम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जाइलम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी पादपों में जल का परिवहन जो होता है वो किसके तहत होता है, जाइलम से। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है सोयाबीन, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है मूंगफली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सोयाबीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो यहाँ ए ऑप्शन है पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्या, डी ऑप्शन है अनियंत्रित गतिविधियां और मांसपेशियों में अकड़न। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही है, रतौंधी। रतौंधी यहाँ पर है जो विल्सन रोग से संबंधित नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और पैरों या पेट में फ्लूइड बनना तथा बोलने निकलने में शारीरिक समस्याएं होना और अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न होना, ये सभी किसके लक्षण हैं? विल्सन रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में रखा जाए, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में रखा जाए, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन है इसका रंग, बी ऑप्शन है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, सी ऑप्शन है इसमें मौजूद कैल्शियम, और डी ऑप्शन है प्रोटीन का विभाजन होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 96 का आपका बी ऑप्शन सही है, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होना, इसी के कारण मतलब दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है ग्रीष्म काल में, यदि वह फ्रिज में ना रखा जाए तो। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है जो सही नहीं है। ए ऑप्शन है हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, बी ऑप्शन अधिकांश मेढक अंडप्रजक जंतु हैं, सी ऑप्शन हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, डी ऑप्शन मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पर 97 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, यह कथन गलत है। ठीक है, यह कथन कैसा है? आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना आपको डेविल फिश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पिला, बी ऑप्शन है चिटॉन, सी ऑप्शन है यूरियो और डी ऑप्शन है ऑक्टोपस। तो यहाँ पर 98 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका ऑक्टोपस हो जाएगा, क्योंकि डेविल फिश किसको बोलते हैं? ऑक्टोपस को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ए ऑप्शन है छोटी आंत का, बी ऑप्शन है बड़ी आंत का, सी ऑप्शन है ग्रसनी का और डी ऑप्शन है मलाशय का। तो यहाँ पर जो 99 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सिग्मोइड जो है आपका वो बड़ी आंत का एक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? यानी जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर एक रक्त का थक्का बनता है जिसके कारण रक्तस्राव होना बंद होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं, आधान बोलते हैं या उस्मैन बोलते हैं? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको क्या बोलते हैं? स्कंदन बोलते हैं। ठीक है, थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कंदन। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन राजस्थान। तो यहाँ पर देखेंगे पुष्कर मेला जो है वो आपका कहाँ पर आयोजित होता है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान में आयोजित होता है पुष्कर मेला। यदि यहाँ पर स्थान नाम दे दिया जाए कि राजस्थान में कहाँ पर, तो आपका होगा आंसर क्या? अजमेर। ठीक है, राजस्थान के अजमेर, मतलब अजमेर ही समझ सकते हैं क्योंकि अजमेर से थोड़ा सा 10-11 किलोमीटर दूर होता है वहाँ पे। ठीक, और यह एक हिंदुओं से संबंधित मेला है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम से जुड़ा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका पंडित बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है डॉक्टर नरथ की नटराज, सी ऑप्शन है गुरु विपिन सिंह और डी ऑप्शन है केलुचरण महापात्र। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतनाट्यम से कौन जुड़ा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नरथ की नटराज जो हैं वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो किससे जुड़े हैं? तो ये कथक से। ठीक है, ये कथक से जुड़े हुए हैं। और गुरु विपिन सिंह जो है ये किससे? तो ये मणिपुरी नृत्य से, मणिपुरी नृत्य से आपके गुरु विपिन सिंह जुड़े हैं। और केलुचरण महापात्र जो हैं ये ओडिसी नृत्य से। ठीक है, ओडिसी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नरथ की नटराज हैं जो भरतनाट्यम से जुड़े हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तीजन बाई, झांडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा
और उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है जो तीजन बाई हैं या झाडूराम देवांगन है और ऋतु वर्मा या उषा बारले या फिर शांतिबाई चेलक, तो यह किससे संबंधित हैं कि जो लोक संगीत है उसके किस रूप से संबंधित है? ए है पंडवानी, बी है लावड़ी, सी है बहुगीत और डी है भाटियाली। तो 103 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि लोक संगीत का जो पांडवानी रूप है इससे संबंधित है तीजनबाई, झाडूराम देवांगन और ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक। तो यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं फ्लाइट ऑफ पिजन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन है गीता पीरामल, बी ऑप्शन शोभा डे, सी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड और डी ऑप्शन है सुधा मूर्ति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, रस्किन बॉन्ड हैं जो फ्लाइट ऑफ पिजन के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगली पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है, इसकी लेखिका या लेखक का नाम क्या है? ए ऑप्शन है अरुंधति राय, बी ऑप्शन है अनीता देसाई और सी ऑप्शन अमर्त्य सेन, डी ऑप्शन है अरुण शौरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका अरुंधति राय है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? यानी पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया था? यहाँ पर ऑप्शन है आपका मोक्षगुंडम वैश्वरैया और बी ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी ऑप्शन है पांडुरंग वामन केन, सी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पर 106 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन है जिन्हें सबसे पहले क्या दिया गया था? आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इन्हीं के साथ साथ दो लोग और थे जिनको दिया गया था, कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इन लोगों को दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में केवल चंद्रशेखर वेंकट रमन है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष द्वारा दिया जाता है, यानी किसके द्वारा दिया जाता है आपको वो संस्था बतानी है। ए ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, या बी ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा, सी ऑप्शन है राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, या डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो यहाँ पर 107 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी, तो ये 1991 से शुरू किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन फुटबॉल से, बी ऑप्शन हॉकी से, सी ऑप्शन क्रिकेट से, डी ऑप्शन टेबल टेनिस से। तो 108 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी मुरगप्पा जो गोल्ड कप है यह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुदीरमन। अगला प्रश्न बताना है कि सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन बेसबॉल, बी ऑप्शन बैडमिंटन, सी ऑप्शन बास्केटबॉल, डी ऑप्शन वॉलीबॉल। तो यहाँ पर 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैडमिंटन से संबंधित है सुदीरमन कप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही है, यानी मट्टनचेरी है महल जो कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है, कहाँ स्थित है आपका? केरल में। केरल में अगर पूछते हैं तो ये कोच्चि में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? ए ऑप्शन है आपका पटना में, बी ऑप्शन है मोतिहारी में, बी ऑप्शन बेतिया में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। किस आंदोलन के दौरान? तो चंपारण आंदोलन के दौरान यह चलाया गया था, मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था गांधी जी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो
किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह ने। बी ऑप्शन अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। और सी ऑप्शन इब्राहिम लोदी ने। डी ऑप्शन राजकुमार अजीम ने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ठीक है, सूर्य मंदिर किस नगर में स्थित है? ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन बोध गया, सी ऑप्शन देव, डी ऑप्शन रांची। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर सही है वो क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर है वो देवनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवनगर में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर बताना है जो बिहारी पत्र था उसका संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बी ऑप्शन बाबू राम प्रसाद, सी ऑप्शन बाबू गोपाल प्रसाद और डी ऑप्शन बाबू माहेश्वर प्रसाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, ठीक है, उसके संपादक जो थे वो कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। ठीक है, इसके बिहारी पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 52, डी ऑप्शन 40। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 40। ठीक है, 40 आपका सही उत्तर है। यानी कितनी सीटें हैं तो टोटल लोकसभा में? तो 40 सीटें हैं। 40 सीटें लोकसभा में हैं, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा में कितनी है? 16 सीटें हैं। ठीक, राज्यसभा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है शिवा शंकरी, बी ऑप्शन है शिवी मंधाना, सी ऑप्शन है गीता राजा और डी ऑप्शन है तेजल मेहता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए आपका बिल्कुल सही है, शिवा शंकरी। ठीक, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है किसको? शिवा शंकरी को। ठीक, और यह एक लेखिका थी शिवा शंकरी। ठीक है, और यह भी पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक के लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। ठीक, सरस्वती पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 117 हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? ए ऑप्शन 122, बी ऑप्शन 126, सी ऑप्शन 135, डी ऑप्शन 136। तो यहाँ पर 117 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। 126वीं रैंक है किसकी? भारत की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है, 126वीं रैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? ए ऑप्शन है जॉर्जिया, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन लग्जमबर्ग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही है, यानी लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए। ठीक, संयुक्त डाक टिकट जारी किए। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो किस राज्य ने की? यहाँ पर प्रश्न है, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश ने, सी ऑप्शन सिक्किम ने, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश ने पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? ए ऑप्शन नेपाल से, बी ऑप्शन सिंगापुर से, सी ऑप्शन युगांडा से, डी ऑप्शन अमेरिका से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही है, यानी युगांडा से अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, युगांडा से। तो देखेंगे यह आपका अंतिम प्रश्न था आज के सेशन का। तो उम्मीद करते हैं यह पूरा सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे और वीडियो को पूरा देखें। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भी इस तरह के आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बहुत पसंद आएगा।